दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी आजीविका की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने पिछली क्लास में स्व सहायता समूह के पार्ट को स्टार्ट किया था। एक क्लास हमने स्व सहायता समूह के बारे में देख ली थी। आज हमारी स्व सहायता समूह के ऊपर दूसरी क्लास है और इस क्लास से जो है पिछले बार 2 से 3 क्वेश्चन इसी क्लास से पूछे गए हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम 2 तरीके के ऋण की चर्चा करेंगे। एक होता है आंतरिक ऋण, जो कि समूह के सदस्यों को स्व सहायता समूह द्वारा स्वयं दिया जाता है, और एक होता है बैंक से ऋण प्राप्त करना, जो स्व सहायता समूह बैंकों से ऋण स्वयं लेता है। तो ये 2 तरीके के ऋण की चर्चा हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले देखते हैं स्व सहायता समूह द्वारा आंतरिक ऋण का प्रबंधन। आंतरिक ऋण का प्रबंधन यानी स्व सहायता समूह के जो सदस्य रहते हैं वो स्व सहायता समूह की जो स्वयं की बचत रहती है, ठीक है, स्वयं की बचत जो रहती है, और उनको जो चक्रीय निधि के रूप में पैसा प्राप्त होता है, उन पैसों का प्रयोग करके वो क्या करते हैं, अपने ही सदस्यों को ऋण के रूप में पैसा दे देते हैं। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी कवर किया था कि किस किस तरीके से यानी क्या क्या कंडीशन में ऋण दे सकते हैं। जैसे घर की मरम्मत कराना हो, बच्चों की स्कूल की फीस भरना हो, खाद्यान्न की सामग्री खरीदना हो, इस तरीके से उनको इन मदों के लिए ऋण दे दिया जाता है। ये हमने कल पिछली क्लास में चर्चा भी किया था। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे स्व सहायता समूह द्वारा सदस्यों को ऋण देने की प्रक्रिया। यानी अगर कोई स्व सहायता समूह अपने सदस्य को ऋण देता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, वो हम आज की क्लास में देख लेते हैं। सबसे पहला, सदस्य समूह की बैठक में ही ऋण की मांग करे। यानी जब स्व सहायता समूह की जो साप्ताहिक बैठक होती है, उस बैठक में अगर किसी सदस्य को ऋण चाहिए तो उस बैठक में वो अपनी बात रखे कि मेरे को ऋण की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अकेले में जाकर ऋण की मांग कर रहा है अध्यक्ष से, ऐसा नहीं होगा। जब साप्ताहिक बैठक होती है उस बैठक में ही समूह के सदस्यों को बोलना पड़ेगा कि मेरे को ऋण की आवश्यकता है, मेरे को ऋण चाहिए। सेकंड पॉइंट, समूह की बैठक में यह चर्चा हो कि वह सदस्य ऋण के योग्य है या नहीं। यानी समूह की बैठक में ये चर्चा होनी चाहिए कि जैसे ही वो बोलेगा मेरे को ऋण की जरूरत है, तो समूह के सदस्य ही ये तय करेंगे कि उस व्यक्ति को ऋण देना चाहिए कि नहीं ऋण देना चाहिए, क्या वो ऋण को लौटाने में सक्षम है वर्तमान में कि नहीं है। ये सब बातों पे चर्चा की जाएगी। अगर सभी सदस्य तैयार होते हैं कि उसको ऋण देना चाहिए, तभी स्व सहायता समूह उस सदस्य को ऋण देगा। अब देखते हैं ऋण की शर्तें क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति ऋण मांगने आया है तो उसकी शर्तों को पूरा करना उसकी जरूरत है। अगर वो उन शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो उसको ऋण नहीं मिलेगा। पहला, सदस्य की उपस्थिति कम से कम 90% की हो। यानी जिस व्यक्ति को ऋण चाहिए, जो कि समूह की बैठक होती है, तो उस बैठक में उसकी उपस्थिति 90% रहनी चाहिए। यानी मान लीजिए अभी तक समूह की 10 बैठक हो चुकी है, तो उस 10 बैठक में से 9 बैठक में वो उपस्थित होना चाहिए, तभी उसको ऋण दिया जा सकता है। सेकंड, सदस्य द्वारा किया गया बचत 100% हो। क्या होता है कि कोई भी समूह, ये जब स्व सहायता समूह प्रारंभ किया जाता है तो स्व सहायता समूह के सदस्य आपस में मिलकर बैठक में यह तय करते हैं कि कितनी बचत उनको साप्ताहिक रूप या मासिक रूप से उसको बचाना है। मेन रूप से साप्ताहिक रूप से ही बचाते हैं। तो याद रखिएगा कि समूह की जब शुरुआत में मीटिंग होती है तो समूह के सदस्य ये डिसाइड करते हैं कि उनको साप्ताहिक रूप से कितने पैसे बचत करके समूह के कोष में जमा करना है। तो अगर मान लीजिए वो तय किए कि सप्ताह में 10 रुपए बचाना है, ठीक है, तो अगर जो जितना तय किए हैं वो सदस्य उतना बचत वहां पर जमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखा जाएगा। अगर सदस्य द्वारा किया गया बचत 100% हो, यानी जितना बचत तय किया गया था कि इतना बचत आपको कोष में जमा करना है समूह के, अगर वो उतना राशि जमा कराया हुआ है तभी उसको ऋण मिल सकता है। थर्ड, यदि पूर्व में ऋण लिया है तो उसका ऋण वापसी का दर कम से कम 90% हो। यदि उस सदस्य ने पहले भी ऋण लिया है और उस जितना ऋण लिया तो उसका 90% तक वापस कर दिया, तभी उसको नया ऋण मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगला है, प्रथम बार में कोई सदस्य को उसके बचत का 10 गुना से अधिक ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। यानी अगर देखिए बचत 2 तरीके की होती है। एक होती है निर्धारित बचत। निर्धारित बचत क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि समूह ने तय किया था कि सप्ताह के आधार पर हमको 10 रुपए बचत करके कोष में जमा करना है। हर सदस्य अपनी बचत का 10-10 रुपए वहां पर जमा करेगा।
ठीक है, तो ये होता है निर्धारित। स्वैच्छिक क्या होता है, मान लीजिए किसी सदस्य के पास 15 रुपए बच गए, तो वो 10 तो निर्धारित है, 5 रुपए और एक्स्ट्रा जमा कर रहा है वो बचत में अपनी, उसकी बचत 15 रुपए हो गई तो वो 15 रुपए जमा कर रहा है, तो 10 रुपए निर्धारित हो गए और 5 रुपए उसकी हो गई स्वैच्छिक बचत। तो वही बोलना जा रहा है कि अगर प्रथम बार में कोई सदस्य को उसके बचत का 10 गुना से अधिक ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। मान लेते हैं कि जो बचत है वो 10 रुपए तय की कि 10 रुपए उसको जमा करना है, ठीक है, और वो जब ऋण लेने आया है तो उसको ऋण का जितना बचत की राशि होती है, मान लेते हैं कि बचत की राशि के रूप में अभी तक 100 रुपए जमा कर चुका है, यानी 10 बार 10 सप्ताह में हर सप्ताह 10-10 रुपए जमा कर दिया गया है, और वो 11वें सप्ताह में ऋण लेने आया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी बचत कितनी हुई, 100 रुपए जमा हुई, तो 100 का 10 गुना कितना हुआ, 1000 रुपए। तो उस व्यक्ति को उस समय 1000 रुपए से ज्यादा का ऋण नहीं दिया जा सकता। क्लियर है? प्रथम बार में कोई सदस्य को उसके बचत का 10 गुना से अधिक ऋण नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, यानी अगर 10 सप्ताह तक उसने 10-10 रुपए जमा किया, ठीक है, और 11वां सप्ताह उसने पैसा लेने आया तो उसको 10 सप्ताह में 10-10 रुपए जमा किया, तो टोटल कितना रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। अब उसको जो है जब वो 11वां सप्ताह जिस समय वो ऋण की मांग कर रहा है तो उसकी कितनी बचत जमा है उसके 10 गुना से ज्यादा उसको ऋण नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा कि 100 रुपए का 10 गुना कितना हुआ, 1000 रुपए। तो उस व्यक्ति को उस समय 1000 रुपए से ज्यादा ऋण नहीं मिलेगा। कब? जब वो पहली बार ऋण की मांग कर रहा होगा। जब पहली बार ऋण लिया उसके बाद उसने वापस जमा कर दिया तो ये वाली बाउंडेशन खत्म हो जाती है। अगला पॉइंट है, समूह को प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों को ऋण देना चाहिए। यानी उन्होंने तय किया हुआ, जैसे कि मैंने बताया था मरम्मत के लिए ऋण देना है, ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था खाद्यान्न के लिए, बच्चों की फीस के लिए, तो उनकी प्राथमिकता तय है कि किस किस विषय में उनको ऋण दिया जा सकता है, तो उसी प्राथमिकता के आधार पर समूह ऋण देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगला पॉइंट है, सभी प्रकार के ऋण के लिए एक समान ब्याज दर होनी चाहिए। यानी जो प्राथमिकता तय है उसके आधार पर ऋण दिया जा रहा है, तो जितनी भी प्राथमिकता तय है उसमें जो ब्याज की पैसे दिए जाएंगे ऋण के रूप में, उसकी ब्याज दर एक ही होनी चाहिए। यानी खाद्यान्न के लिए वो ऋण ले रहा है तब भी सेम ब्याज दर लगेगा, बच्चों की स्कूल की फीस पटाने के लिए ले रहा है तब भी सेम ब्याज दर लगेगा। अगर उस राशि को अलग करना है तो सर्वसम्मति से निर्णय लेना पड़ेगा। यानी अगर मान लेते समूह बोल रहे नहीं हमको जो खाद्यान्न के लिए ऋण देना है, ब्याज दर रहेगा ऋण की वो अलग होनी चाहिए, बच्चों की फीस के लिए पैसा लेगा तो उसकी ऋण दर या ब्याज दर अलग होनी चाहिए। अगर ऐसा निर्णय लेना है तो समूह अपनी बैठक में सर्वसम्मति से वैसा भी निर्णय ले सकता है। लेकिन नॉर्मल तौर पे सभी जितने भी प्राथमिकता है सबके लिए ऋण की जो लौटाने की ब्याज दर होती है वो सबके लिए सेम ही होनी चाहिए। अगला पॉइंट, ऋण की रकम के हिसाब से ऋण वापसी की किस्तों का निर्धारण होगा। यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए 1000 रुपए का ऋण ले रहा है तो वो कितने किस्तों में लौटाएगा ये सर्वसम्मति से सभी तय करेंगे कि वो 10 किस्तों में पैसा लौटाएगा, 8 किस्तों में लौटाएगा कि 6 किस्तों में लौटाएगा कि 12 किस्तों में लौटाएगा। यानी कितनी किस्तों में वो राशि को लौटाएगा ये भी समूह अपनी सर्वसम्मति से तय करेगा। जो भी व्यक्ति को ऋण दिया जा रहा है बाकी जितने वहां पर बैठक में सदस्य रहेंगे वो सर्वसम्मति में तय करेंगे कि इस ऋण की वापसी कितनी किस्तों में होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर स्व सहायता समूह में ऋण का प्रबंधन। ठीक है, अब है स्व सहायता समूह में ऋण का प्रबंधन। अब यहाँ पे आंतरिक ऋण की तो मैंने बता दिया क्या क्या कंडीशन है। अब उस ऋण का प्रबंधन कैसे होगा यानी मैनेजमेंट कैसे होगा वो देखते हैं। पहला, ब्याज दर का निर्धारण। सामान्य तौर पर ये ब्याज दर जो होती है वो 2% की होती है। ठीक है, सामान्य तौर पर ये ब्याज दर जो होती है समूह में जो आंतरिक ऋण देते हैं अधिकतर 2% की ब्याज दर पर पैसा दिया जाता है। अलग अलग ब्याज दर लेना है तो वो भी कौन तय करेगा, समूह सर्वसम्मति से तय करेगा। अब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति 100 रुपए का ऋण लिया है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति 100 रुपए का ऋण लिया है, उसको 10 किस्तों में लौटाना है, 10 किस्तों में पैसा लौटाना है। तो पहले में मान लेते हैं उसको 2% ब्याज दर पर ऋण लौटाना है। यानी मान लेते हैं प्रत्येक किस्त जो है 10-10 रुपए में बढ़ गई है, 10 किस्तों में लौटाना है, प्रत्येक किस्त 10-10 रुपए में बढ़ गई है, लेकिन उसको ब्याज भी देना है। तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा, तो 100 का 2% कितना हुआ उतना ब्याज दर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जब समूह जो ब्याज की दर है हमेशा घटते क्रम में होना चाहिए। यानी जब पहली किस्त लौटाएगा तो 2%,
दूसरी किस्त में ये 1.95% हो जाए, तीसरी में 1.85% हो जाए। यानी जो ब्याज दर है जैसे जैसे ऋण की वो वापसी करता जा रहा है प्रत्येक किस्त में, उसकी ब्याज की राशि जो है हर किस्त में कम होती जानी चाहिए। क्लियर है? तो वही बोल रहा है ब्याज की दर हमेशा घटते क्रम में होना चाहिए, यानी शुरुआत 2% से हो, फिर 1.95, 1.85, फिर 1.75 ऐसे करके घटते क्रम में जाए। ठीक है, क्योंकि वो ऋण की वापसी तो किस्तों में चालू कर दिया है, इसलिए वो जैसे जैसे पैसा मतलब वापस करते जाएगा, जो ब्याज की दर है वो घटती चले जाएगी, हर किस्त के साथ साथ ब्याज की दर कम होती जाएगी। अगला पॉइंट है दंड का विधान। ऋण वापसी ना होने पर जो दंड देने की पावर है वो तय करेगा स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह ये तय करता है कि अगर वो व्यक्ति ऋण की वापसी नहीं कर रहा है तो उसको क्या दंड दिया जाना चाहिए। कई लोग स्व सहायता समूह से बाहर कर देते हैं, कई लोग उससे एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ऋण वापसी की रकम का 1% प्रति माह, यानी अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का ऋण लिया था, 100 रुपए का ऋण लिया था और वो तय समय पर अपने ऋण को नहीं लौटा पा रहा है, तो उसे 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि वो ऋण को वापस कर दे, और उससे एक्स्ट्रा पैसा कितना लेंगे, 100 का 1%, यानी वहां पर 1 रुपए और एक्स्ट्रा लिया जाएगा। क्लियर है? यानी मान लेते हैं कि 10 किस्त में उसको पैसा लौटाना था, लेकिन वो 10 किस्त में पैसा नहीं लौटा पाया, तो 10वीं किस्त का जैसे ही समय खत्म होगा उसको 1 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि आप ऋण को वापस कर दें, और उसमें साथ साथ आपको 1% प्रति माह के हिसाब से एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि 11वां माह है तो 1% एक्स्ट्रा लगेगा, तो 1% एक्स्ट्रा लगेगा तो 100 का आपका 101 रुपए, यानी 1 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस हिसाब से। यानी कहने का मतलब ये है कि 11वें महीने में जब वो पैसा लौटाने आएगा तो उसको कुल जितनी राशि है उसका 1 रुपए एक्स्ट्रा, 1% एक्स्ट्रा उसको और देना पड़ेगा, और 11वें महीने में उसका 11वीं किस्त में वो पैसा खत्म हो जाना चाहिए। अगर उस महीने में खत्म नहीं होता तो स्व सहायता समूह अपने नियम बनाएगा कि उसको बाहर करना है समूह से, या क्या नियम है वो स्व सहायता समूह स्वयं तय करेगा। अगला पॉइंट है किस्तों का निर्धारण। किस्तों का निर्धारण मुख्यतः मासिक किस्त के रूप में, कई कई साप्ताहिक किस्त में भी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको मासिक किस्त लेना है। कई कई साप्ताहिक किस्त भी ले सकते हैं, लेकिन मासिक किस्त मेन रूप से होता है। ठीक है, तो किस्तों का निर्धारण मासिक किस्त के रूप में होता है। अधिकतम 30 किस्त में पैसा लिया जा सकता है, यानी किसी को जो पैसा दिया जा रहा है अधिकतम 30 किस्तों में दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है लेखा बही का प्रबंधन, यानी आपके जो दस्तावेज है स्व सहायता समूह के वो अप टू डेट रहने चाहिए कि कितनी बचत आई है, कितना जमा हुआ, कितना पैसा कितना किसको दिया जा रहा है, सब उनका लेखा तैयार रहना चाहिए। तो ये आपका जो यहाँ पर हमने प्रोविजन पढ़ा है ये केवल उसके लिए है जब स्व सहायता समूह आंतरिक ऋण देता है, यानी अपनी बचत से अपने ही सदस्यों को ऋण देता है। लेकिन अब हम जो देखने जा रहे हैं कि जब स्व सहायता समूह बैंकों से ऋण लेता है, ठीक है, जब स्व सहायता समूह बैंकों से ऋण लेता है, तो यहां पर अब हम देख रहे हैं स्व सहायता समूह द्वारा बैंकों से ऋण लेने का मापदंड, यानी स्व सहायता समूह को अगर बैंक से ऋण लेना है तो उसका क्या मापदंड है वो देख लेते हैं। पहला, स्व सहायता समूह 6 माह पुराना होना चाहिए, यानी अगर स्व सहायता समूह को बैंकों से ऋण लेना है तो वह स्व सहायता समूह कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया है, पिछले बार 3 साल पुराना होना चाहिए लिख कर दिया था, नहीं, स्व सहायता समूह को 6 महीना पुराना होना चाहिए अगर उसको बैंक से ऋण लेना है। सेकंड, बचत बैंक खाता खुला होना चाहिए, यानी उसका जो है बचत बैंक खाता खुला होना चाहिए, खाता हो जो बैंकों में खुलता है सेविंग अकाउंट वो होना चाहिए। थर्ड, स्व सहायता समूह की बैठक नियमित रूप से हो रही हो, स्व सहायता समूह की जो बैठकें होती है वो नियमित रूप से चल रही हो। फोर्थ, प्रत्येक बैठक में सदस्यों की उपस्थिति 80% से ऊपर होनी चाहिए, यानी हर बैठक में जो सदस्य उपस्थित हो उनकी उपस्थिति 80% से अधिक होनी चाहिए। फिफ्थ, सदस्य बचत नियमित रूप से जमा कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया साप्ताहिक बचत होती है, साप्ताहिक बचत हो वो नियमित रूप से जितने भी सदस्य हैं वो स्व सहायता समूह के कोष में जमा कर रहे हो। छठवा है, समूह के दस्तावेज अप टू डेट हो, यानी समूह के दस्तावेज अप टू डेट हो, यानी जमा राशि और वितरण राशि का प्रमाण उसके पास हो, क्योंकि जो लेखा होता है उसी में वो कितनी राशि जमा हो रही है, कितनी राशि उन्होंने वितरित की है, सबका लेखा रहता है। तो याद रखिएगा समूह के दस्तावेज अप टू डेट रहने चाहिए कि अब तक उन्होंने कितनी राशि बचत की, कितनी राशि ऋण में दी है, सब यहाँ पर उनका प्रमाण होना चाहिए।
अगला है सभी पदाधिकारियों का केवाईसी सत्यापन। अब पदाधिकारी कौन होते हैं? जैसे स्व सहायता समूह का अध्यक्ष होता है, स्व सहायता समूह के लोग अपने बीच से कोषाध्यक्ष चुनते हैं, स्व सहायता समूह के सदस्य अपने बीच में से सचिव को चुनते हैं। तो इस तरीके से सभी पदाधिकारी, अब सभी सदस्यों का नहीं, जैसे स्व सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं, वो सदस्य अपने बीच में से अध्यक्ष को चुनते हैं, सचिव को चुनते हैं, कोषाध्यक्ष को चुनते हैं। तो उनका सिर्फ जिनको चुना गया है अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष, उनका केवाईसी सत्यापन होना चाहिए। नोइंग यूर कस्टमर, केवाईसी सत्यापन यानी जो पदाधिकारी हैं उनका पूरा आधार के साथ लिंक होना चाहिए। वो सब केवल पदाधिकारियों का, सभी सदस्यों का नहीं, याद रखिएगा, केवल पदाधिकारी का। किन कौन? अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, इन सबका केवाईसी सत्यापन बैंक में होना चाहिए। अब देखते हैं ऋण की राशि, यानी एक स्व सहायता समूह को कितनी ऋण की राशि मिल सकती है। तो एक स्व सहायता समूह को अपनी मूल निधि का 1 से 4 गुना तक ऋण मिल सकता है। प्रत्येक स्व सहायता समूह को अपनी मूल निधि का 1 से 4 गुना तक उनको बैंक से ऋण मिल सकता है। मूल निधि किसको बोलते हैं? स्व सहायता समूह के पास नगद शेष प्लस बैंक के बचत खाते में राशि प्लस सदस्यों को दिया गया ऋण। यानी एक स्व सहायता समूह के पास जो नगद शेष है, यानी मान लेते हैं एक स्व सहायता समूह 100 रुपए है कि कुल राशि मूल निधि 100 रुपए है। 100 रुपए में से मान लेते हैं उसके पास नगद जो है वो अभी 75 रुपए बचा है, बैंक में 20 रुपए जमा है और सदस्यों को जो ऋण दिया गया 5 रुपए है। तो इस तरीके से मिलाकर क्या है, ये 100 रुपए बैंक का उस स्व सहायता समूह का मूल निधि हुआ। यानी उस स्व सहायता समूह के पास खुद का स्वयं के पास अभी कितना पैसा है, कितना उन्होंने ऋण के रूप में दिया हुआ है और कितना उन्होंने बैंक में जमा किया है। तो वो तीनों को मिलाकर बैंक जो स्व सहायता समूह है उसकी मूल निधि डिसाइड होती है। अब उस मूल निधि का मान लेते हैं कि वो स्व सहायता समूह की मूल निधि जो है वो 10,000 रुपए है। मान लेते हैं वो स्व सहायता समूह की मूल निधि है वो 10,000 रुपए है। तो वो स्व सहायता समूह को बैंक से कितना ऋण मिल सकता है? 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक। 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक उनको बैंक से ऋण मिल सकता है। वही बोला है मूल निधि का 1 से 4 गुना उनको बैंकों से ऋण मिल सकता है। अगर उनकी मूल निधि 10,000 रुपए है तो बैंक से वो ऋण 10,000 रुपए से लेकर 4 गुना कितना हुआ? 40,000 रुपए तक वो बैंक से ऋण ले सकते हैं। तो ये पिछले बार का क्वेश्चन भी था, याद रखेगा कि एक स्व सहायता समूह को बैंक से मूल निधि का 1 से 4 गुना, यानी अगर उनकी मूल निधि 10,000 रुपए है तो वो बैंक से ऋण कितना ले सकते हैं? 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक बैंक से ऋण ले सकते हैं। अगला पॉइंट है बैंक के लिए जमानत। अगर कोई स्व सहायता समूह, अगर आप खुद बैंक से ऋण लेने जाएंगे आपको कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी तभी आपको ऋण मिलेगा। लेकिन स्व सहायता समूह अगर बैंक से ऋण लेने जाता है तो ये नियम है कि उनको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती। कौन सा स्व सहायता समूह? जिनमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 के बीच होती है या 5 से 20 के बीच जो दुर्गम क्षेत्रों में होती है। अगर ऐसे समूह बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो उनको जो है वहां पर कोई भी चीज जमानत के रूप में नहीं रखनी पड़ती, बल्कि उनसे एमओयू साइन कराया जाता है। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको उनको साइन करना पड़ता है, जिसमें सभी सदस्य साइन करते हैं स्व सहायता समूह के कि हम जो बैंक का ऋण है उसको लौटाने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो ये बैंक उनसे एमओयू साइन करवाता है, कोई चीज जमानत के तौर पर या गिरवी के तौर पर नहीं रखता, उनसे एक एमओयू साइन करवा लेता है। क्लियर है? ऋण की राशि बैंक खाता में जमा होगी, यानी जो भी राशि ऋण के रूप में आ रही है वो उनके जो बचत बैंक खाता होता है स्व सहायता समूह का उसमें जमा होगी। वो नगद के, अगर उनसे पैसा निकालना है, जो ऋण का पैसा आया है स्व सहायता समूह के बचत बैंक खाता में, या नॉर्मल भी जो समूह के बचत बैंक खाता में पैसा होता है वह पैसा नगद भी निकाला जा सकता है, चेक के रूप में भी निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि उसको राशि को निकालने के लिए साइन किसका लगेगा? तो राशि को निकालने के लिए स्व सहायता समूह के अध्यक्ष का भी साइन लगेगा, सचिव का भी साइन लगेगा। यानी यहाँ पर पिछले बार के पेपर में क्वेश्चन दिया था कि स्व सहायता समूह के सभी सदस्य बैंकों से जो पैसा है उसको निकालने में सक्षम है, तो सभी सदस्य सक्षम नहीं है। वहां पर साइन किसका लगेगा? अध्यक्ष का लगेगा और सचिव का लगेगा। अध्यक्ष और सचिव के साइन के बाद ही उस स्व सहायता समूह के जो बैंक के खाते में पैसे उसको निकाला जा सकता है। अगला पॉइंट, ऋण की वापसी की अवधि, यानी जो बैंक ऋण दे रहा है उसकी वापसी की अवधि क्या होगी? 3 से 7 वर्ष की होगी।
ये बैंक स्व सहायता समूह से चर्चा करेगा कि आप इस राशि को कितने साल में लौटाना चाहते हैं। तो ये राशि, ये जो अवधि है वो 3 से 7 वर्ष के बीच तय होती है, जो बैंक स्व सहायता समूह से चर्चा करके तय करेगा कि आप ये पैसा कितने साल में लौटाएंगे। अगला पॉइंट है ऋण वापसी। तो जो ऋण वापसी है वो साप्ताहिक किस्त में भी हो सकती है और मासिक किस्त में भी हो सकती है। यानी ये समूह तय करेगा कि उसको जो उन्होंने जो बैंक से ऋण लिया है उसकी राशि को वो साप्ताहिक आधार पर लौटाना चाहते हैं कि मासिक आधार पर लौटाना चाहते हैं। तो जिस आधार पर ये लौटाना चाहेंगे वो बैंक से वो ऐसा सेटल करेंगे और उस आधार पर ये पैसों को बैंकों को लौटाएंगे। क्लियर है। तो ये स्व सहायता समूह में हमने 2 तरीके के ऋण को देख लिया। एक हमने देख लिया कि आंतरिक ऋण स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को कैसे देता है, और दूसरा देख लिया कि स्व सहायता समूह स्वयं बैंक से कैसे ऋण लेता है। ये 2 चीजें हमने आज की क्लास में कवर किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इस पार्ट को हम और आगे भी बढ़ाएंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।